गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 चैप्टर 2 श्वसन। एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 के लिए चैप्टर 2 श्वसन चैप्टर से लेकर आया हूं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 जौ परक्रम पोषण से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये चैप्टर नंबर 2 है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आने वाले प्रत्येक वीडियो जो है जीव विज्ञान के सभी चैप्टर से हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपका ये दूसरा चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। दूसरा चैप्टर है आपका श्वसन। तो श्वसन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन समस्त जैव प्रक्रियाओं को जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है सम्मिलित रूप से श्वसन कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, श्वसन उन सभी प्रक्रियाओं का सम्मिलित रूप है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है, उसे हम श्वसन कहते हैं। तो अब क्वेश्चन है हमारा पहला, इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोस या सुक्रोस। तो आपके पास चार ऑप्शन है। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ग्लूकोस के लिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? विसरण, किण्वन, प्रकाश संश्लेषण या ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि पौधे में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचाता है? तो दोस्तों विसरण के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपस्थित के बने पूर्ण वलय, उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने पूर्ण वलय, क्यूटिकल के बने अपूर्ण वलय। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं उपस्थित के बने अपूर्ण वलय, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन, परिवर्तन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? संश्लेषण, दहन, विघटन या परिवर्तन। तो दोस्तों आपको हम बता दें, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो विघटन होता है, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अवायवीय श्वसन कोशिकाओं के किस भाग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, हरित लवक, कोशिका झिल्ली। हमारा क्वेश्चन है, अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो दोस्तों अवायवीय श्वसन कोशिका जो है कोशिका द्रव्य में होता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वासोच्छ्वास, निश्वसन या निश्वसन। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है?
आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? इलेक्ट्रिक अम्ल, इथेनॉल या साइट्रिक अम्ल या ग्लूकोज। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाइरुवेट का परिवर्तन जो है इलेक्ट्रिक अम्ल होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, तना या टहनी। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2, O2, पाइरुवेट या नाइट्रोजन। निश्वास द्वारा निकली वायु में होती है CO2, O2, पाइरुवेट या नाइट्रोजन। दोस्तों आपको हम बता दें कि निश्वास द्वारा निकली हुई वायु में होती है CO2। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 4%, 21%, 16% या 25%। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रश्वासी वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो 21% होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्वास के समय डायफ्राम क्या करता है? शिथिल हो जाता है, संकुचित होता है, विस्तारित हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्वास के समय डायफ्राम क्या करता है? तो प्रश्वास के समय डायफ्राम जो है आपको संकुचित हो जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा वह संरचना जो ट्रिकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है ग्रसनी, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस या ग्लेट। दोस्तों हमारा सवाल है वह संरचना जो ट्रिकिया में भोजन के प्रवेश को रोकता है वो है एपिग्लोटिस। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दर्द युक्त श्वासोच्छ्वास कहलाता है। दर्द युक्त श्वास कहलाता है इपीरिया या हाइपोपीरिया, एनीमिया या डिस्पीरिया। तो दर्द युक्त श्वासोच्छ्वास कहलाता है डिस्पीरिया। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किनके साथ होमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक है? इनमें से किसके साथ होमोग्लोबिन का लगाव सर्वाधिक है? अमोनिया, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनमें से किसके साथ होमोग्लोबिन का लगाव सबसे अधिक है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? पाइरुवेट विखंडन के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक या केंद्रक। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सजीव के कोशिकाओं में ग्लूकोज के मदद से किस विकल्प का संश्लेषण नहीं हो पाता है? सजीव के कोशिकाओं में ग्लूकोज के मदद से किस विकल्प का संश्लेषण नहीं हो पाता है? इथेनॉल, CO2, लैक्टिक अम्ल, अमीनो अम्ल। दोस्तों आपको हम बता दें कि सजीव के कोशिकाओं में ग्लूकोज के मदद से आपको जो है अमीनो अम्ल का संश्लेषण नहीं हो पाता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सजीव के कोशिकाओं में ग्लूकोज से किन विकल्पों के संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है? इथेनॉल,
CO2, लैक्टिक अम्ल या ADP। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका सवाल है, सजीव के कोशिकाओं में ग्लूकोज से किस विकल्पों के संश्लेषण में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इथेनॉल या CO2 या लैक्टिक अम्ल या ADP। तो आपका आंसर हो जाएगा ADP। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है। टेकिया, गिल्स, त्वचा या फेफड़ा। श्वसन के किन अंगों द्वारा गैसों का विसरण नहीं होता है। ट्रेकिया, गिल्स, त्वचा या फेफड़ा। तो ट्रेकिया के द्वारा आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कीटों का रक्त के कारण होता है होमोग्लोबिन लाल, होमोग्लोबिन बिना वर्णक सफ़ेद या हीमोसाइनिन हरा। कीटों का रक्त के कारण जो होता है आपको बिना वर्णक सफ़ेद, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। 2, 8, 10 या 6। तो दोस्तों 10 पाए जाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में किसमें बाह्य क्लोम पाए जाते हैं। नेक्टुरस, प्रोटियस, सैलामेंडर या ABC सभी में। निम्न विकल्पों में किस में बाह्य क्लोम पाए जाते हैं। तो दोस्तों नेक्टुरस, प्रोटियस, सैलामेंडर, ABC सभी में। तो आपका आंसर हो जाएगा सभी में डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न विकल्पों में कौन क्लोम का प्रकार नहीं है। पदक्लोम, युग्मत क्लोम या पार्श्व क्लोम या ट्रैकिओल्स। दोस्तों आपका सवाल है, निम्न विकल्पों में कौन क्लोम का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों क्लोम का प्रकार जो है आपको ट्रैकिओल्स नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ट्रैकिओल्स डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्लोटिस द्वारा बंद हो सकता है यूवुला, ग्रसनी, इपिचलोटिस या लार्नोफेरेंसी। तो ग्लिटिस द्वारा बंद हो सकता है, ग्लिटिस द्वारा बंद हो सकता है इपिचलोटिस, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हृदय खांच कहाँ पाया जाता है। हृदय खांच कहाँ पाया जाता है। बायां फेफड़ा में, दायां फेफड़ा में या हृदय में या श्वसन में। तो दोस्तों हृदय खांच पाया जाता है आपको बायां फेफड़ा में, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बाह्य इंटरकास्टल पेशी के संकुचन से होता है प्रश्वास उच्छ्वास या श्वासोच्छ्वास या ए और बी दोनों। दोस्तों बाह्य इंटरकास्टल पेशी के संकुचन से प्रश्वास होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य मूल रूप से क्या है। रक्त, हीमोग्लोबिन, RBC या WBC। दोस्तों फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिकाओं में पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन, मूल रूप से हीमोग्लोबिन करता है, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव में या हरित लवक में। दोस्तों हमारा सवाल है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है कोशिका के द्रव्य में, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ग्लूकोज में कार्बन के कितने गुण होते हैं। 3, 4, 5 या 6। तो ग्लूकोज के कार्बन में गुण होते हैं 6, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पतिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। शिरा, रंध्र, मधुरिसा
इनमें से कोई नहीं। पतिया में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी? तो दोस्तों ये जो माना जाता है आपको एटीपी। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्रिपोफॉस्फेट है, जिसे विशेष प्रकार की एक यौगिक के रासायनिक बंधन में संग्रहित हो जाती है। इसी रूप में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग सभी जीव एटीपी के जलीय विघटन के द्वारा करते हैं। एटीपी ही समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है। दोस्तों ये आपका श्वसन चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। दोस्तों अगला वीडियो हमारा होगा जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 10 चैप्टर नंबर 3 परिवहन ट्रांसपोर्ट, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन NCERT पैटर्न पर आधारित। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।